दुनिया वही, दुनिया वाले वही, एक सितारा न जाने कहाँ छुप गया। यह गीत आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज 22 जुलाई है और साहित्य तक पर हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं। मुकेश भारत के प्रथम वैश्विक गायक। इस पुस्तक के लेखक राजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी के गानों के बारे में, उनके आवाज़ में छिपे दर्द के बारे में, उनकी शैली के बारे में, उनकी महानता के बारे में और हिंदी फिल्म और संगीत जगत और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में जो हिंदी जानने वाले हैं, हिंदी गाने वाले हैं, हिंदी को समझने वाले हैं और हिंदी साहित्य, संस्कृति और कला को समझने वाले हैं, उनकी मार्फत राम को समझने वाले हैं, कुरान को समझने वाले हैं, कबीर को समझने वाले हैं। इन सारे पहलुओं पर मुकेश जी के हम बात करेंगे राजीव जी से। राजीव जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में साहित्य तक पर आपका। नमस्कार जयप्रकाश जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके इस साहित्य तक में यहाँ पे आज मुझे आना पड़ा और अवसर तो विशेष है। आपने बता ही दिया कि 22 जुलाई और ये तिथि है मुकेश की जन्म की और साथ में ये तिथि है मुकेश के विवाह की। अरे जी, कमाल, आपने लिखे, इसीलिए हमने आपको बुलाया क्योंकि हम तो यही समझ रहे थे कि इस वर्ष से जन्म शती वर्ष है, केवल जयंती ही नहीं है, बल्कि मुकेश जी आज होते तो 100 साल के हो चुके होते, लेकिन आपने बताया कि ये उनके विवाह की भी तिथि है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एक बेहद बेहतरीन पुस्तक मुकेश जी पर लिखी और आपने प्रथम वैश्विक गायक जी उनको कहा है जी। इसकी वजह क्या थी? आप बड़ा साधारण सा है और ये बात हर किसी को मालूम में संदर्भ में है कि जो पहला सिनेमा का गीत जो भारत की सीमा को लांघ कर विदेश की चार दीवारी के अंदर बैठ कर गया, वो गीत था फिल्म आवारा का। जी, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। तो ये पहला गीत था जो भारत से सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया या फिर अमेरिका, रशिया, जितने भी देश हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनमें ये गाना लोकप्रिय ऐसा हुआ कि आज की जो जनरेशन वहाँ की है वो भी इस गीत को गाती है। आप YouTube पे देख सकते हैं। ये इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर किस्सा भी मुझे याद आता है कि एक बार नेहरू जी की मुलाकात जब अपने सोवियत संघ के राष्ट्रपति से, उस समय सोवियत संघ था, जी, तो वो बातचीत में बार बार जो है वो घुमा फिरा के जो है वो राज कपूर का जिक्र करते थे, इस गाने का जिक्र करते थे कि, और फिर आवारा की भी बात हुई। तो नेहरू जी जब लौटे तो उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी को कहा कि तुम्हारा बेटा ये क्या आवारागर्दी करता रहता है, 420 करता रहता है। मैं जब जाता हूँ, रूस गया था तो बार बार उसकी चर्चा हो रही थी। फिर उनको बताया गया कि नहीं, ये स्थिति है। और कहा यह जाता है कि पंडित नेहरू ने फिल्मों के महत्व को अपने जीवन में इसी, मतलब मुकेश जी की जो आवाज़ की जो प्रसिद्धि थी उससे उन्होंने महसूस किया और बाद में बहुत सारे लोगों को राज्यसभा में भी लेके आए और पूरे हर समय अपने पूरे जीवन काल में, प्रधानमंत्रित्व काल में, उन्होंने इस बात को, फिल्म का कैसे उपयोग हो सकता है जनता के साथ। और अब जो है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने नेहरू जी की उस लोकप्रियता को समझा और आज वो अपने राष्ट्रवाद की जो उनकी भी अवधारणा है उसमें फिल्मों का इस्तेमाल वो इसी रूप में कर रहे हैं। मैं मुकेश जी के जीवन के जो दूसरे पहलू हैं मैं उन पर आना चाहता हूँ। जैसे आपने पूरी एक पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक चित्रों के साथ है। मैं बुक कैफे में भी अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि इस पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन मुकेश जी के जीवन को जब हम आज उनको, उनकी जन्म शती वर्ष को एक तरह से शुरुआत उसकी हो रही है आज की तारीख से, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुकेश जब हम नाम लेते हैं तो उनकी गायिका का जो स्मरण हो आता है तो उसमें यह है कि उनकी गायकी बहुत ही सरल, सहज है। लेकिन उनका जो प्रारंभिक जीवन था फिल्मों में प्रवेश का,
वो सरल नहीं था। आपने बड़ा रोचक इसमें जिक्र किया है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप खुद बताएं, जो किताब खरीदेंगे वो तो जानेंगे ही, लेकिन आप बताएं, क्योंकि वो घटना बड़ी बहुत ही आपने रोचक ढंग से लिखा है। मैं इस बात के लिए भी शुभकामना दूंगा। जी जी जी। तो वो दिल्ली में ही मुकेश का जन्म हुआ था और वो तिथि थी 22 जुलाई 1923 की। और ये जो हमारा जो यहाँ पे पुरानी दिल्ली का जो इलाका है, जो जहाँ पे जामा मस्जिद है, उसके पीछे की तरफ जी, वहाँ पे मस्जिद खजूर करके वो जगह है, वो चक्की वाला मकान करके इस तरह का वो वहाँ पे मैं गया भी, उनको शूट भी किया था उस जगह को। आज भी वो मकान है जी। अब कोई और लोग रहते हैं। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी लाला जोरावर चंद, तो वो PWD में इंजीनियर थे। मतलब वो उस समय इंजीनियर होना एक अपने आप बड़ी बात। जी जी। और फिर उसके बाद वहीं पे जो म्यूनिसिपल मंदिर मार्ग है दिल्ली में, जो वहाँ पे म्यूनिसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया, मैट्रिक किया और पढ़ने में अच्छे थे। लेकिन गायन का जो शौक़ था वो उनको विद्यार्थी जीवन से ही था जी। और फिर वो शौक़ ऐसा बढ़ा कि हाई स्कूल कर रहे थे तो उसी समय उनकी बड़ी बहन की शादी थी यहाँ दिल्ली में, और उसमें कुछ फिल्म वाले आए थे, और ख़ासकर वो तारा हरीश उस ज़माने में बड़े नामी गिरामी होते थे, वो भी आए थे। तो ये होता है कि भाई गाना बजाना चलता है, खाना पीना चलता है, तो उसमें ये हारमोनियम लेके अपना बैठ गए और उन्होंने गाना शुरू किया। तो उन लोगों ने देखा कि अरे वाह, ये नौजवान, मतलब उस समय 17-18 साल उनकी उम्र थी और इतना अच्छा गाना गाते हैं। तो फिर उनको अगले दिन ये ऑफ़र हुआ कि साहब आप बम्बई आ जाइए। बल्कि उनके पिताजी से कहा कि साहब हम इनको बम्बई ले जाना चाहते हैं और ये हमारे फिल्म के हीरो भी रहेंगे और सिंगर भी रहेंगे। तो पिताजी उनके थे, वो गाना वाना संगीत इनसे उनका कोई दूर दूर तक नाता था नहीं। तो वो मुकेश को ही पूछे कि भैया ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि साहब ये कह रहे हैं कि भाई आपके साहिबजादे में बड़ा गुण है, टैलेंट है, तो इनको हम मुंबई ले जाते हैं। तो उस समय सहगल एक नाम था जिसको सब लोग जानते थे और उनके पिताजी भी जानते थे जी। तब वो उस नाम का जब जिक्र है, बोले अच्छा ठीक है। तो फिर यहाँ से शुरुआत हुई कि उनको इनविटेशन मिला कि फिल्म निर्दोष थी जी। और तब नलिनी जयवंत उसकी हीरोइन थी और वो बड़ी प्रसिद्ध थी उस समय जी जी। तो उनके साथ उनके पैरेलल में इनको सिंगिंग हीरो का रोल मिला। लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म चली नहीं। लेकिन उनका गाना जो एकल जो था, उसमें पहले दफ़े जो फिल्म में एज ए हीरो उन्होंने गाया था, वो था दिल ही बुझा हो तो फसले बहार क्या। क्या बात, दिल ही बुझा हो तो फसले बहार क्या। कितना सटीक यह बात है जी, और कितना बड़ा संदेश है। यानी पहला गीत ही उनको एक दार्शनिक अंदाज में मिला और मुझे लगता है कि मुकेश जी जीवन भर उस चीज़ को निभाते चले गए। उनके गानों में मैं इसी बात से इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो एक ऐसे गीत की चर्चा की है आपने, रमैया वस्तावैया, कि जिसमें तीसरे मैं उसको दोबारा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं फिर उस गीत को मैंने सुना। मैं चाहता हूं कि उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि जिस गीत में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश केवल आखिरी अंतरे में आते हैं, और ज्यों ही वो आते हैं पूरे गाने की टोन ही बदल जाती है। मतलब आपने कहा है कि उत्सव से दर्द तक केवल एक गीत में पहुंचना हो तो आप उस गीत में देखें, और मुकेश जी का प्रभाव केवल एक स्टेंजा, उन्होंने एक छोटा सा अंश गाया है। जी। तो मैं चाहूँगा कि जरा जयप्रकाश भाई, आपने ये जो, मैं तो पहले तो इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि बड़ी तीक्ष्ण आपकी दृष्टि है और आप बिल्कुल वहीं पहुँच गए जहाँ पे जो इस पुस्तक के केंद्र बिंदु में जो कई तत्व हैं उसमें से एक तत्व को आपने पकड़ लिया। ये गाना के साथ में एक गाने का और भी जिक्र करूँगा, लेकिन पहले इस बात को मैं बताता हूँ कि देखिए, हर गायक इंडिपेंडेंट रूप से अपने आप में बहुत बड़ा महान है जी। आप एक दूसरे की तुलना किसी से नहीं कर सकते और वो करना भी नहीं चाहिए जी जी। लेकिन जब एक ही गीत में और भी सिंगर्स हैं या एक ही गीत को कई दूसरे सिंगर अलग अलग उसी गीत को गाए हों तो वो स्वाभाविक रूप से तुलना हो जाती है। वो हमें आपको नहीं करना, वो जो सुनने वाले हैं वो खुद कर लेते हैं और उनको पता लगता है कौन श्रेष्ठ है और कौन सर्वश्रेष्ठ है।
इस गीत में जो आपने कहा रमैया वत्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, ये देखिए जैसे ही गीत प्रारंभ होता उत्सव उल्लास उमंग पूरा जैसे कोई त्यौहार हो रहा है उस तरीके से वो गीत चल रहा है। और आखिर अंतरे में करीब 4 अंतरे का ये गीत है और अंतिम अंतरा की वो सिर्फ 4 पंक्तियां, वहां से मुकेश प्रवेश करते हैं और जैसे ही वो उनका स्वर गूंजता है ओ हो वो ट्यून वही है, ऑर्केस्ट्रा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन गाने का जो मूल भाव है वो बिल्कुल से पलट जाता है। जी जी। और एकदम से जहाँ उत्सव हो रहा है, जहाँ पे खुशी हो रही है, वहाँ पे सीधे एक टीस सी उभरती है, कोई दर्द का मेरे कौन ये क्या बात। तो ये जो दर्द है और ये फिर सारे स्वरों को जो पीछे जिन लोगों ने भी गाया है उसको ओवरलैप कर जाते हैं। ये खासियत है एक किसी के कंठ से निकले स्वर की, ये मुकेश है। और इसी यही प्रयोग फिर एक फिल्म काफी समय बाद आई थी, दिल ने फिर याद किया, उसमें एक गीत था, यही टाइटल शीर्षक गीत था, दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई है। इसमें मोहम्मद रफ़ी हैं और सुमन कल्याणपुर हैं और मुकेश हैं। इसमें भी वही सिचुएशन है, आखिर की जो अंतरा है वो 4 पंक्ति है वो मुकेश के हिस्से आता है और वो अंतरा गा के फिर मुखड़े पे भी नहीं आते हैं, अंतरे पे गा के फिर रफ़ी साहब मुखड़े पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वही करिश्मा हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि हम लोग मुकेश जी की बात कर रहे हैं, दूसरा मुकेश नहीं हो सकता जी, केवल आवाज़ की बात नहीं जी, जिस दर्द से, जिस फील से, जिस तरह से गाने को अंगीकार करके आपने इस बात का पूरा जिक्र किया है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि इस पुस्तक की एक खासियत यह भी है कि राजीव जी ने हर अध्याय का नाम भी गीत से रखा है। कोई भी अध्याय ऐसा नहीं है जो बिना मतलब गीत के बोल के हो। जैसे मुकेश जी का जो जन्म है, बालपन है, अध्ययन है और गायन है, उसको आपने लल्ला लल्ला लोरी पे रखा है। अभिनय, गायकी और जो संघर्ष है वह मैं गीत सुनाता जाऊं, बहुत ही चर्चित गीत रहा है। संगीत यात्रा, सफलता और प्रेम विवाह, दिल जलता है से शुरू किया है। मैं कह रहा हूँ प्रेम विवाह पर जरा हम आते हैं, चूंकि आपने शुरुआत ही की कि इसी तिथि को मुकेश जी का प्रेम मतलब विवाह हुआ था। जी जी। तो उस पर मुकेश जी का विवाह 22 जुलाई 1946 को हुआ था और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये 76वां उनका वैवाहिक गठबंधन का साल है। जी जी। तो हुआ ये था कि वो गुजराती थी, जो सरल नाम था उनका, सरल बेन कहते हैं जैसे गुजराती में होता है, और घर का नाम उनका था बच्ची बेन। तो उनसे प्रेम हो गया और प्रेम इस कदर हुआ कि वो सिर्फ देखना होता था, बात करने को मिलता नहीं था। तो देख देख के जो प्रथम दृष्टि का जो प्यार होता वो था, और वो घंटों एक समय में खड़े हो जाते थे, वो फिर वो खिड़की खुलती थी तो वो नजर आती थी, दिखती, तो इस तरह से करके। कहाँ रहते थे मुकेश जी उस समय? उस समय ये मुंबई में प्रेम चल रहा था उनका या दिल्ली में? नहीं, ये मुंबई है, ये मुंबई पहुंचने की बात है। और मुंबई में जब इनका संघर्ष चल रहा था तो संघर्ष के साथ में ये प्रेम की यात्रा चल रहा। जी जी जी, क्या बात। और हमको लगता है इस संघर्ष में उनके इस प्रेम ने काफी संबल दिया उन्हें, संभवतः। नहीं तो मुकेश जी का जो चार्म था, जो देखने में वो कितने खूबसूरत थे, आपने खुद ही बताया कि वो फिल्मों में उनको हीरो का और गायन का साथ रोल मिला था। तो मुझे तो लगता है कि एक इस हिसाब से उनके बहुत सारे प्रेम प्रसंग भी होने चाहिए थे और बहुत मतलब हीरोइनें उन पर फिदा होनी चाहिए थी। वो तो अंत तक था। उनके चाहने वालों में हर उम्र के लोग थे, और सिर्फ स्त्रियां ही नहीं थी, पुरुष और बाकी जो युवा थे उस समय के, वो सब। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं बनारस की। जी। बनारस में 1975 में उनका प्रोग्राम था, और वो देखिए कैसा प्रोग्राम था। वो थी मुकेश नाइट। और बनारस से अगर आप परिचित होंगे या हमारे दर्शक परिचित होंगे तो वहाँ पे सिगरा स्टेडियम करके बहुत बड़ा वो है, तो वहाँ पे उनका कार्यक्रम हुआ था। तो मुकेश नाइट थी और उसमें ऑर्केस्ट्रा किसकी थी? कल्याण जी आनंद जी। क्या? कल्याण जी आनंद जी वहाँ पे उपस्थित थे, पूरी ऑर्केस्ट्रा उनकी थी। और अनाउंसमेंट कौन कर रहे थे? डेविड
जो चरित्र अभिनेता जो डेविड उस ज़माने के और बहुत अच्छे अनाउंसर भी वो तब होते थे, वो थे। तो वो कार्यक्रम था। और जब मुकेश, और वहाँ पे सारे BHU के और बाकी सब आसपास के जगहों के सारे लोग जो, और ख़ासकर जो हमारे युवा थे वो लोग थे, तो उसमें जब वो प्रोग्राम कर रहे थे तो पहला ही गीत उनका था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। अब गंगा की नगरी में, शिव की नगरी में वो होठों पे सच्चाई रहती है बात कह रहे हैं। तो वो जो आम जनता थे और जो युवा थे वो इतने प्रफुल्लित हो गए और इतना जैसे उनके अंदर ये लगा कि अब आपे से बाहर हो गए। और उसी में उस ज़माने में भी नृत्य का बड़ा लड़कों में ये शौक़ होता था, वो सब झूमने लगे, नाचने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने डम डम डिगा डिगा और इस तरह से करते करते कई ऐसे गाने उन्होंने लाजवाब गाने जो शुरू किए। लेकिन उसमें एक घटना और हुई थी। ये मुकेश की सरलता की मैं बात बताऊंगा। वहाँ पे एक तब युवा पत्रकार होते थे, वो कॉलेज में पढ़ रहे होते थे, अत्रि भारद्वाज, वो अभी भी हैं, अभी वहाँ पे पत्रकार संघ जो बनारस का है उसके महामंत्री हैं। तो वो यूं ही बैक स्टेज पे मुकेश जी को मिलने गए, उन्होंने अपनी कविता की डायरी उनको पकड़ा दी, उसका भी जिक्र इस पुस्तक में है जी। और उसमें से वो मुकेश जी देखने लगे तो उन्होंने धीरे से, अत्रि भाई ने कहा कि उस समय उनकी 20-22 साल उम्र थी, उन्होंने कहा कि सर अगर आप हमारा इसमें से कोई गीत गा देंगे तो। अब वो मुकेश जी कुछ बोले नहीं। फिर दोबारा उन्होंने कहा तो वो ऊपर से नीचे देखे और सिर्फ ये बोले कि अरे बेटा ऐसे थोड़ी गीत बनता है, इसका संगीत बनाना पड़ता है, इसमें सारा रियाज होता है, सब होता है, तब जाके होता है। तो फिर इन्होंने थोड़ी देर बाद अनुरोध किया कि नहीं सर आप अगर, तो पता नहीं क्या उनके मन में आया, तो उन्होंने उनका हारमोनियम बगल में रखा था, हारमोनियम खींचा और उन्होंने अपना सुर लगाया और एक उसमें से कुछ अपना गुनगुनाया, फिर 2-3 पन्ना पलटा, फिर उसके बाद एक और गुनगुनाया। फिर उनको बोला कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि यहीं पे रहिएगा, मैं जब गाऊंगा तो आपका नाम लेके आपको बुलाऊंगा। अब ये आप देखिए कि इतना बड़ा सिंगर, और वहां पे कल्याण जी आनंद जी मौजूद हैं, लेकिन उनको वो नहीं कहे, वो खुद उन्होंने धुन बनाई और बोले कि ठीक है। और जब ये 8-10 गाने हो गए और लोग वहाँ पे वाह कर रहे हैं, तो ये बैक स्टेज पे खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अरे इतना बढ़िया बढ़िया गाना चल रहा है, पब्लिक एकदम खुश हो रही है, प्रसन्नचित्त है, तो अब उसमें ये मेरा गाना गाएंगे तो ये तो फिर रंग में भंग हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक नाम लिया कि भाई मैं आपको एक ऐसा गीत सुना रहा हूँ जो आपके ही नगर के, आपके जो यहाँ के वासी हैं उनका गीत है। और उन्होंने बोला है कि ये देखिए ये अत्रि भारद्वाज है, और मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि वो एकॉर्डियन जो बजा रहे थे उसके पास वो चल के गए मुकेश जी, और उसको कुछ स्केल बताया, बोले कि ठीक है। फिर वो वापस आकर उन्होंने शुरू किया और गाना शुरू किया। पब्लिक हतप्रत की, यार ये मतलब ये हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ के इस नए लड़के का ऐसा, और वो खूब ताली बजी। फिर उन्होंने दूसरा गीत फिर सुनाया, 2 गीत सुनाए, और वो पब्लिक तो जैसे आप कहिए कि अब लोग ये सोच रहे थे कि भाई इतना महान गायक और ये इतनी सरलता कि मतलब किसी ने अनुरोध किया और उसका धुन भी बना दिया, गीत सुना भी दिया, और लोगों में बड़ा उनको गौरव महसूस हुआ, बनारस वासियों को। तो ये है उनकी सरलता और सादगी। मुकेश जी को शायद यही चीज़ें मुकेश बनाती हैं जी, कि वो जिस तरह से जुड़े हुए थे। आपने इस पुस्तक में भी और लगातार मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुकेश जी की भक्ति संगीत की आपने एक बड़ी चर्चा की है, उसके बारे में बताएं। हाँ, मुकेश साहब का अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला जो स्मरण आता है वो है तुलसी रामायण का जी। और रामायण का जो उन्होंने पाठ किया है, जो गायन किया है, वो अद्भुत है। अद्भुत ये है कि पूरी रामायण जब हम उसको बाँचते हैं तो उसमें जो मूल उसका है वो है भाव। तो हर अध्याय में, हर प्रसंग में, हर कांड में आपको पूरा भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल उससे बंधे हुए हैं जी। और तुलसीदास जी ने जिस हिसाब से अवधि में इसको लिखा है उसमें वो पूरा जो एक लय, छंद, मात्रा और राग रागनी, उसका पूरा वो सब उसमें है। और मुरली मनोहर स्वरूप ने उसका संगीत दिया है, तो पूरी जो राग रागनी होती है उसमें निबद्ध है। जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ कि साहब ये शास्त्रीय संगीत से मुकेश उतने सहज नहीं थे, लेकिन जब वो इसको सुनेंगे रामायण को तो वो लगेगा कि अरे ये राग हर में अलग अलग, और वो जो भाव प्रवणता है उनकी,
और जिस हिसाब से उनका एक जैसे हम कहते हैं ना कि प्रच्छेपात्र जैसे होता है कि भाई अपने कंठ से वाणी को फेंकना, वो आप तुलसी रामायण में देखेंगे तो आप भी चमत्कृत रहेंगे। और वहाँ पे वो BHU के प्रोफेसर थे उस ज़माने में, प्रोफेसर पांडे, उनका भी जिक्र है, उनका चित्र भी है इसमें। तो वो उनको विशेष रूप से मुंबई बुलाया गया था कि अवधि का उच्चारण सही रहे। तो इतनी तपस्या, इतना श्रम इस पूरे रामायण को रिकॉर्ड करने में किया था। तब विजय किशोर दुबे होते थे HMV के प्रोड्यूसर, उनका ये था। आपने मुकेश जी की अंतिम प्रस्तुति का भी जिक्र अपने पुस्तक में किया है। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप जी जरूर दर्शकों को बताएं। जी, मुकेश जी वो अमेरिका और कनाडा वहाँ के प्रवास में थे। ये 1976 की बात है और जुलाई अगस्त 2 महीने के लिए वो वहाँ पे गए थे और साथ में उनकी लता मंगेशकर थी और उनकी पूरी टीम थी ऑर्केस्ट्रा। हृदयनाथ मंगेशकर पूरा ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहे थे। तो लता जी पहले चली गई थी और मुकेश जी को अपना उन्होंने उसी समय 22 जुलाई को उनकी वो शादी की सालगिरह थी, वो सब मनाया उन्होंने। उसके अगले दिन फिर वो अमेरिका के लिए नितिन मुकेश के साथ में निकल गया। और वहाँ पे जब मुकेश ने ज्वाइन किया लता जी को, तो फिर वो प्रोग्राम बिल्कुल चमक गया। वो होता भाई, लता तो अपने आप में सक्षम थी, लेकिन मुकेश जैसे ही उसमें ज्वाइन करते हैं तो वो एक रंगत जो पब्लिक का है। उसमें मैं आपको बताऊं एक छोटी सी घटना जो पूरी रिकॉर्डिंग मेरी खुद की सुनी है। मेरे एक मित्र वहाँ पे तब पढ़ा करते थे कनाडा में। तो ये डेट्रॉइट का और उसके पहले का जहाँ पे इनका प्रोग्राम था, वहाँ पे उसने वो प्रोग्राम सुना था और उसने रिकॉर्ड भी किया था ऑडियो। तो उसने मेरे को दिखाया और उसने खुद भी मेरे को कई चीज़ें बताई। तो उसमें देखिए 2 बड़े कलाकार जब एक स्टेज पे होते हैं और लता है, तो लता मंगेशकर अपना गाना कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, वो गा के ख़त्म करती हैं और उसके बाद मुकेश की एंट्री थी, उनको अगला गाना गाना था। अब पब्लिक में कानाफूसी होती है, वो कमेंट करते हैं तो लोग कहे यार ये लता ने तो एकदम टॉप गा दिया, अब यहाँ मुकेश क्या गाएंगे यार, ये तो गए। ये इस तरह के कमेंट होते, बड़ा आम है, आज भी होता है। अब जब मुकेश आए हैं तो अब लोग बड़े एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, लोग एकदम कि भाई क्या गाएंगे, अब इस गाने के बाद और क्या गाना हो सकता है। फिर उन्होंने तान छेड़ी, अपना हारमोनियम उनका तो रहता, बाकी ऑर्केस्ट्रा तो थी। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु। क्या बात है। तो अब ये छेड़ा तो वो पब्लिक में अचानक से वाह वाह निकल गया और फिर वो तालियां बजने लगी। और ये तालियां तब तक बजती रहीं जब वो पूरा मुखड़ा ये मेरा दीवानापन है ये पूरा न गा लिया, तब तक वो तालियां चल। तो इसका मतलब है कि जिस गाने को पब्लिक ये समझ रहे थे कि अब ये गाना अल्टीमेट है, इसके बाद क्या हो सकता है, लेकिन जब वो आते हैं तो उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ ये होता है, तो मानिए उन्होंने मानेंगे जो तो लोगों ने क्या पूरे विश्व ने मान लिया। तो ये उनके कंठ के स्वर का ये अचंभा। आप, मैं अगर पूछूं कि आपको मुकेश जी के कौन से गीत पसंद हैं और क्या अगर गायन में रुचि है तो क्या आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? देखिए गाना तो सुनाया जा सकता है, कोई भी, हम आप सभी गुनगुनाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1976 में जो फिल्म आई थी कभी कभी, वो गीत था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लेकिन ये गीत मैंने सुना था 1974 में। अच्छा, आप पूछेंगे कैसे हमारे दर्शक, सवाल यही होता है क्योंकि 1974 में बनारस के पास में एक जगह है रेणुकूट, तो वहाँ पे मुकेश जी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को मैंने भी देखा सुना और वो कार्यक्रम इतना भव्य था और उसमें मुकेश जी को हमने नज़दीक से देखा। तो वो जो मैं उनकी सुंदरता के आप नायक की बात कर रहे थे, वो ऐसा गोरापन उनका था। राज कपूर उनके लिए, उनके गोरेपन के लिए कहते थे कि दूध का धुला मुकेश। क्या बात, मतलब अब तो वो जो मैंने देखा 74 की बात है, तो वो बिल्कुल एक चेहरे पे आभा जो आती है ना पूरा, तो उस तरह का था, एक तेज जैसे निकल रहा हो। और लंबाई उनकी थी और सिंपल इस हिसाब से कि ये फुल स्लीव वाली शर्ट उनकी होती थी और अंडर शर्टिंग अंदर नहीं करते थे, वो बाहर से ही पहनते थे और पैंट शर्ट ऐसे बनते थे। तो वो था।
तो उसमें उन्होंने उस कार्यक्रम में ये कहा कि मैं आपको एक नज़्म सुना रहा हूँ, ये अभी फिल्म आई नहीं है और इसको मैं पहले पढ़ के बताता हूँ फिर गा के बताऊँगा। तो उन्होंने वो नज़्म सुनाया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल होती है, साहिल लुधियानवी की। फिर उसके बाद गया, तो ये हम लोगों में तो कोई जानता नहीं था। वो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये फिल्म आएगी तो ये लोगों को बड़ा पसंद आएगा। तो बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद जब 76 में ये फिल्म आई तब हमने ये गाना तो तुरंत रिकॉल हुआ, अरे ये गाना तो हम लोग 2 साल पहले मुकेश जी ने पहले पढ़ के पूरी पोएट्री बताई थी और फिर गाया था। तो ये जो चमत्कार हुआ था, तो उसके बाद से फिर ये लगा कि भाई एक ऐसा भी सिंगर है जो लिटरेचर को भी इतनी इम्पोर्टेंस देता है जी। क्योंकि आप गायक हैं तो आपका मतलब सिर्फ गाने से होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिटरेचर में उसकी फील आप अंदर तक ला रहे हैं। जी हाँ, मुकेश जी के बारे में आज हम लोग याद कर रहे हैं। मैं आपसे कितनी मुलाकात, आप कितनी बार देखे थे मुकेश को, और ये कैसे दिमाग में आया कि मैं मुकेश पर पुस्तक लिखूं? ये सवाल के बिना मेरी आज की बातचीत अधूरी रह जाती। हाँ, मैं आपको बता दूं, तब मैं स्कूल में था, मेरे ख्याल से 9th-10th की बात है, और ये मुकेश जी को मैंने देखा, उनके कार्यक्रम को देखा, और जैसे हम आपके साथ मिलकर बैठे हैं देख रहे हैं, तो एकदम उसी तरीके से ऐसा ही सब कुछ था। और व्यक्तित्व का कितना प्रभाव होता है वो मुझे तब समझ में आया। और बाद में जब मैंने मतलब ये सब काम किया तो सबसे पहले आया कि यहाँ पे एक साप्ताहिक हिंदुस्तान एक पत्रिका आती थी, तो उसके जो सब एडिटर उस समय थे भाई राजेंद्र काला, तो उन्होंने वो तब मैं लखनऊ में रहता, तो वो मेरे को कहते थे कि भाई कुछ ना कुछ आर्टिकल वगैरह भेजा कीजिए। तो वो मुकेश की पुण्यतिथि आ रही थी, तो उन्होंने आर्टिकल मांगा, तो बोले कि राजीव भाई कुछ अलग हटके कीजिएगा। तो मैंने कहा भाई अलग हटके ये क्या मतलब है? तो मैंने तमाम लाइब्रेरीज में लखनऊ में इधर उधर जब पूछा कि भैया मुकेश पे कोई किताब है या फिल्म संगीत पे है जी, तो बताया गया कि नहीं साहब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पूरा छान मारा, किसी सिंगर पे नहीं और फिल्म म्यूजिक पे तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने वो लेख तो लिख के उनको भेज दिया, वो छप भी गया। और वो 14 साल मुकेश की 14वीं पुण्यतिथि थी, और उसका मैंने शीर्षक में वो लिखा था कि मुकेश का 14 बरस का वनवास, ऐसा करके जी। तो उसके बाद तब मेरे अंदर ये आई जिज्ञासा, एक वो बात आई कि भाई अगर मैंने इतना रिसर्च किया है तो इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं जी, और आगे बढ़ा के क्यों ना एक इसको पुस्तक का रूप दिया जाए। तो वहाँ से वो बीजारोपण हुआ और फिर फलीभूत होके फिर आगे। नहीं, मैं बहुत ही अच्छी किताब है, और आज हम कोशिश करेंगे साहित्य तक पर कि मुकेश जी को कम से कम और भी कार्यक्रमों में हम अपने याद करें। आप देखते रहें साहित्य तक। हम फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे, कोई अच्छी किताब आएगी। ये मेरा गीत जीवन संगीत। जी नमस्कार।